मेरा पति और एक झाड़ू वाला था। अभी तक मैं एक झाड़ू वाला के साथ सो रही थी। मैं अब डीएम हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती। सिक्योरिटी, इन्हें ऑफिस के अंदर आने की अनुमति मत देना। लेकिन मैडम, ये तो आपके... बस आदेश का पालन करो। प्रयागराज, जिसे सदियों से विद्या और संघर्ष की तपोभूमि माना जाता है, कि सलोरी और बघाड़ा जैसे इलाकों की तंग गलियों में हर साल लाखों युवा अपने सुनहरे भविष्य का सपना अपनी आंखों में लेकर आते हैं, और इन्हीं अनगिनत चेहरों की भीड़भाड़ में दो चेहरे राहुल और नेहा के भी थे, जिनकी मुलाकात एक छोटी सी सीलन भरी लेकिन उम्मीदों से रोशन कोचिंग क्लास में हुई थी। दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते थे, जहां सरकारी नौकरी महज एक रोजगार नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए समाज में सिर उठाकर जीने का एकमात्र सहारा और एक प्रकार का मोक्ष मानी जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ लक्ष्मी चौराहे पर मिलने वाली कुल्हड्डा की चाय से लेकर देर रात तक लाइब्रेरी के उस शांत कोने में बैठे हुए दोनों ने न जाने कितनी बार एक साथ लाल बत्ती वाली गाढ़ी में घूमने और अफसर बनने के मीठे सपने बुने थे। उनका प्यार किसी फिल्मी कहानी की तरह अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यह किताबों के पन्नों, करंट अफेयर्स की चर्चाओं और मॉक टेस्ट के नंबरों को मिलाते मिलाते एक गहरी और अटूट समझ में बदल गया था। दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि उस कठिन रास्ते के सबसे मजबूत सहारे बन चुके थे, जहां हर दिन निराशा और असफलता का डर उन्हें घेरने की कोशिश करता था। लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे वे इस प्रतियोगी दुनिया के हर तूफान का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध नजर आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ा, प्रयागराज का वह रोमानी संघर्षमय जीवन अपनी असली और बेहद कठोर सच्चाई के साथ उनके सामने आकर खडीडीएच हो गया, जिसमें भारतीय समाज की वो कडीडीहावी हकीकत छिपी थी, जो लड्डी डीएचके और लड्डी डीएचकी के संघर्ष को दो अलग अलग पैमानों पर तौलती है। नेहा के ऊपर उसके परिवार की तरफ से शादी का भारी दबाव डीडीएचने लगा था, क्योंकि हमारे समाज में एक बेरोजगार लड्डी डीएचकी को तो आसानी से एक सेटल और नौकरी पेशा लड्डी डीएचके के साथ ब्याह कर उसकी जिंदगी सुरक्षित कर दी जाती है, जहां उसे पहले पिता और फिर पति की छत्र छाया मिल जाती है। परंतु एक लड्डी डीएचके के लिए दुनिया का नजरिया बिल्कुल बेरहम होता है। यदि वह कमाता नहीं है, सफल नहीं है, तो उसका इस समाज में कोई वजूद, कोई सम्मान नहीं होता, और उसे अपनी पहचान बनाने के लिए खुद ही इस आग के दरिया से तैर कर गुजरना डीडीएचता है। राहुल इसी भयानक सामाजिक दबाव, अपनी टूटती हुई उम्मीदों और नेहा को हमेशा के लिए खो देने के खौफनाक डर के बीच मानसिक रूप से घुटने लगा था। उसने कई बार सिविल सर्विसेज से लेकर स्टेट पीसीएस तक के इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार कुछ चंद नंबरों के फासले से वह अंतिम चयन सूची से बाहर हो जाता था, जिससे उसका आत्मविश्वास अब जवाब देने लगा था, और असफलता का वह काला साया उसके अस्तित्व को पूरी तरह से निगलने के लिए जैसे मुंह बाएं खड्ड ढहा था। उधर नेहा भी उसी कठिन राह की मुसाफिर थी, और उसकी स्थिति भी राहुल से कुछ खास अलग नहीं थी। लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क यह आ चुका था कि नेहा की पढ़ाई और उसके शहर में रहने के हर एक छोटे बड्ढे खर्च की पूरी जिम्मेदारी अब राहुल ने अपने कमजोर कंधों पर उठा ली थी। राहुल नहीं चाहता था कि पैसों की कमी के कारण नेहा के अफसर बनने के सपने में कोई भी रुकावट आए या उसे मायूस होकर वापस अपने घर लौटना पड़े। इसलिए उसने अपनी खुद की पढ़ाई के साथ समझौता करते हुए शहर के कई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वह शाम ढलने के बाद एक साइबर कैफे में भी घंटों बैठकर डाटा एंट्री का काम करता था, ताकि महीने के अंत में इतने पैसे जुड़ सकें कि नेहा की कोचिंग की फीस, उसके कमरे का किराया और उसकी किताबों का खर्च बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। दिन भर की हाड्डा तोड्डा मेहनत और रात भर जागकर अपनी और नेहा की पढ़ाई की चिंता में राहुल अपनी सेहत और अपने सुकून दोनों की ही आहुति दे रहा था, जबकि नेहा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसका प्रेमी उसके भविष्य को संवारने के लिए किस हद तक जाकर अपनी जवानी और अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा रहा है। राहुल के लिए अब खुद के अफसर बनने से ज्यादा जरूरी नेहा का सफल होना बन गया था, और इस अंधी दौड़च में
वह खुद को एक ऐसी खाई की तरफ ढकेल रहा था जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन सा प्रतीत होता था। इसी जानलेवा संघर्ष के बीच समय पंख लगाकर उड़डेच रहा था और सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने की अधिकतम आयु सीमा धीरे धीरे राहुल के हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही थी, जिसने उसके और उसके परिवार के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया था। नेहा के घर वालों का भी अब अंतिम और सख्त फरमान आ चुका था कि यदि लड़का किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं है तो वे नेहा की शादी किसी और से कर देंगे, जिसने राहुल के दिमाग की नसें फाड़ दी और उसे एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड्डा कर दिया जहां उसे अपने स्वाभिमान और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना था। मजबूरी इंसान के गले में फंदा डालकर उससे क्या कुछ नहीं करवाती, यह राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा और दर्दनाक सच बनने वाला था। उसी समय नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की सरकारी भर्ती निकली, जिसे देखकर एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले इस उच्च शिक्षित युवा का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन नेहा के दूर जाने की कल्पना मात्र से ही उसकी रूह कांप उठी और भारी मन, कांपते हाथों तथा आंखों में बहते हुए आंसुओं के साथ राहुल ने अपनी सारी डिग्रियों को किनारे रखकर उस सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन कर दिया। जब उस पद पर उसका चयन हुआ तो वह अंदर ही अंदर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक होनहार छात्र के लिए यह किसी मानसिक और सामाजिक आत्महत्या से कम नहीं था, लेकिन अपने प्यार को दुनिया की नजरों से बचाने और नेहा की जिंदगी में बने रहने के लिए उसने नियति के इस क्रूर मजाक को अपने भाग्य का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। नौकरी लगने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस सच्चाई को समाज और खासकर नेहा के परिवार से कैसे छिपाया जाए, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी के साथ कोई भी अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं होता। इसलिए राहुल और नेहा ने मिलकर एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा झूठ गढ़ा। उन्होंने दोनों परिवारों को यह बताया कि राहुल का चयन नगर निगम में क्लर्क या बाबू के पद पर हुआ है, जो कि एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी मानी जाती है और जिसमें ऊपरी कमाई के भी खूब चर्चे होते हैं। जैसे ही नेहा के घर वालों और उनके रिश्तेदारों को यह खबर मिली कि लड़का अब सरकारी बाबू बन गया है, उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने तुरंत बिना किसी देरी के शादी की तारीख पक्की कर दी। समाज में अपनी झूठी शान और रुतबा दिखाने के लिए नेहा के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर एक बहुत भारी भरकम रकम दहेज या तिलक के रूप में राहुल के परिवार को दी और ढोल नगाड़ों, शानदार दावतों और दिखावे से भरी दुनिया के बीच दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। उस भव्य मंडप के नीचे बैठे राहुल के चेहरे पर जहां एक तरफ अपने प्यार को हमेशा के लिए पा लेने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ सीने के अंदर एक गहरा डर और अपराध बोध भी पल रहा था कि जिस रिश्ते की बुनियाद इतने बड़े झूठ और फरेब पर रखी गई है, वह आखिर कब तक इस सच्चाई के बोझ को सह पाएगा। शादी की उन चंद सुनहरी रातों के बीत जाने के बाद असल जिंदगी की वह कठोर और खुरदरी शुरुआत हुई, जिसने दोनों को प्रयागराज के ही एक बहुत ही छोटे और घुटन भरे 8x8 के किराए के कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया, जहां की दीवारें सीलन से भरी थीं और छत से बारिश का पानी टपकता रहता था। इसी छोटे से कमरे के एक कोने में गैस का चूल्हा रखा होता था और दूसरे कोने में नेहा की यूपीएससी की भारी भरकम किताबें सजी रहती थीं, जिनके पन्नों में नेहा के अफसर बनने के वो बड्ढे बड्ढे सपने अब भी पूरे जोर शोर से सांस ले रहे थे। राहुल हर दिन सुबह बहुत जल्दी उठ जाता, एक साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से निकलता ताकि नेहा और आस पड़ोस के लोगों को लगे कि वह क्लर्क की अपनी सम्मानित ड्यूटी पर जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक सार्वजनिक शौचालय के अंदर जाकर वह अपने कपड़े डीढ़े बदलता और नगर निगम की वह मैली वर्दी पहनकर सड़डीचकों पर झाड़ू लगाने और नालियां साफ करने का अपना वह घृणित काम शुरू कर देता। शादी के कई सालों बाद तक राहुल ने इस भयानक सच को अपने सीने में दफन रखा और अपनी उस छोटी सी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हैसियत के बावजूद वह बाजार से भारी ब्याज दरों पर कर्ज ले लेकर नेहा की दिल्ली और प्रयागराज की महंगी से महंगी कोचिंग की फीस और अध्ययन सामग्री का खर्च उठाता रहा। राहुल के ऊपर अब लाखों रुपयों का कर्ज चरहट चुका था,
लोग उसे ताने मारने लगे थे, लेकिन वह हर अपमान का घूंट चुपचाप पी लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि जिस दिन उसकी नेहा अफसर बन जाएगी, उस दिन उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी दरिद्रता और सारे कर्ज एक ही झटके में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कहा जाता है कि इंसान की निस्वार्थ और सच्ची तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, और आखिरकार भगवान ने राहुल की उन रातों की जागती आंखों और सड़कों पर बहे उसके पसीने की हर एक बूंद की कीमत चुकाने का फैसला कर ही लिया। यूपीएसएससी के फाइनल नतीजे घोषित हुए और उस सूची में नेहा का नाम बहुत ही शानदार और शीर्ष रैंक के साथ चमक रहा था, जिसके आधार पर उसकी पोस्टिंग उसी प्रयागराज शहर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के अत्यंत शक्तिशाली और गरिमामय पद पर कर दी गई। जिस दिन यह खबर आई, उस 8 अगस्त के सीलन भरे कमरे में खुशियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि दोनों एक दूसरे के गले लगकर घंटों तक फूट फूट कर रोते रहे। यह उनके जीवन का वो जादुई लम्हा था जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल इस तपती हुई भट्टी में झोंक दिए थे। जल्द ही वे उस घुटन भरे माहौल और झुग्गी जैसी बस्ती को पीछे छोड़ते हुए एसडीएम के लिए आवंटित उस विशाल, वातानुकूलित और सुविधाओं से लैस भव्य सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए, जहां दर्जनों नौकर चाकर हर समय उनके एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। राहुल ने अपनी पत्नी की इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व महसूस किया, लेकिन वह अब भी अपनी उस सफाई कर्मचारी की नौकरी पर ही जाता था। बस फर्क इतना था कि अब वह यह सुनिश्चित करता था कि एसडीएम आवास या ऑफिस का कोई भी चपरासी, गार्ड या अधिकारी गलती से भी यह न जान पाए कि मैडम का अपना सगा पति असल में शहर की सड़डेचकों की गंदगी साफ करने वाला एक मामूली जमादार है। सत्ता, रुतबा और ताकत इंसान के दिमाग पर किस कदर हावी हो सकते हैं, इसका सबसे विभत्स और डरावना रूप अब नेहा के अंदर धीरे धीरे पनपने लगा था। वह सीधी सादी और संघर्ष करने वाली लड्डेचकी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी मगरूर अधिकारी बन चुकी थी जिसके लिए आम लोग और उनकी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थीं। एसडीएम की उस कुर्सी पर बैठते ही उसे लगने लगा कि दुनिया उसके कदमों में है, और इसी अहंकार के नशे में वह अपने उस अतीत और उस इंसान को भूलने लगी जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को मिट्टी में मिला दिया था। इसी दौरान जिले के एक तेज तर्रार और शादीशुदा पुलिस अधीक्षक एसपी के साथ नेहा की नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों का रुतबा, दोनों की ताकत और दोनों के सोचने का नजरिया एक जैसा था, जिसके चलते उन दोनों के बीच एक गहरा अफेयर शुरू हो गया जिसने नेहा को पूरी तरह से अंधा कर दिया। वह अक्सर देर रात तक उस एसपी के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में घूमती, महंगी पार्टियों में जाती, और जब राहुल उससे सवाल करता तो वह उसे उसकी हैसियत याद दिलाकर बुरी तरह से अपमानित करती और कहती कि वह एक क्लर्क होकर एक एसडीएम की जिंदगी में दखल देने की कोशिश न करे। राहुल को इस अफेयर की भनक लग चुकी थी, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने की खातिर और समाज में किसी भी तरह के तमाशे से बचने के लिए वह खून का घूंट पीकर खामोश रहता था, इस झूठी उम्मीद में कि शायद एक दिन नेहा का यह पागलपन खत्म हो जाएगा और वह लौटकर अपने उसी पुराने राहुल के पास आ जाएगी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम उम्मीद करते हैं, और वह मनहूस दिन आ ही गया जिसने राहुल की पूरी दुनिया को एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। एक दोपहर एसडीएम नेहा अपने पूरे पुलिस और प्रशासनिक काफिले के साथ शहर के एक अति व्यस्त चौराहे से गुजर रही थी। तभी अचानक ट्रैफिक रुकने की वजह से उसकी गाड़ी एक किनारे पर खड्डी हो गई, जहां एक सफाई कर्मचारी अपने मैले कपड़ों में पसीने से लथपथ होकर नाली साफ कर रहा था। जैसे ही नेहा की नजर उस कर्मचारी के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले से पूरी जमीन ही खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति राहुल था, जिसे वह अब तक एक क्लर्क समझती आ रही थी। अपने सारे मातहत अधिकारियों, गनर और उस एएसपी बॉयफ्रेंड के सामने अपने पति को इस अत्यंत दयनीय और नीच समझे जाने वाले काम को करते देख नेहा को राहुल के संघर्ष या उसके बलिदान पर तरस आने के बजाय एक भयंकर किस्म की शर्मिंदगी, बेइज्जती और घृणा महसूस हुई। उसी रात नेहा ने अपने आलीशान आवास में एक बहुत बद्धा और भयानक तमाशा खद्दा कर दिया। उसने राहुल को धक्के मारते हुए कहा कि जिस इंसान के कपड़ों से
और जिसके वजूद से नालियों की बदबू आती हो, वह किसी भी कीमत पर एक एसडीएम का पति कहलाने के लायक नहीं है। और बिना राहुल की एक भी बात सुने या उसका वह दर्द समझे कि उसने यह नौकरी सिर्फ उसके लिए ही की थी, नेहा ने उसे उस घर से जानवरों की तरह बेदखल कर दिया और उस एसपी के साथ अपनी नई और रंगीन दुनिया बसा ली। उस रात उस आलीशान बंगले के बाहर सडीडी डिडेकों पर भटकते हुए राहुल के अंदर का वह सीधा सादा प्यार करने वाला इंसान हमेशा हमेशा के लिए मर चुका था और उसकी जगह एक ऐसे टूटे हुए, हारे हुए और छल्ले गए शख्स ने ले ली थी जिसके पास अब खोने के लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। वह कई महीनों तक एक गहरे और जानलेवा डिप्रेशन, अवसाद का शिकार रहा। उसने खुद को एक अंधेरे और छोटे से कमरे में कैद कर लिया था, जहां न दिन का पता चलता था और न रात का। बस उसकी आंखों से बहते आंसू उस फर्श को भिगोते रहते थे। समाज के ताने, दोस्तों की हमदर्दी भरी निगाहें और अपनी ही बर्बादी का वह खौफनाक मंजर उसे हर पल अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा था, क्योंकि जिस लट-डचकी के लिए उसने अपने सपनों, अपने करियर, अपने स्वाभिमान और यहां तक कि अपने अस्तित्व की भी बलि चढ़ा दी थी, उसी ने उसकी इस महान कुर्बानी को उसकी औकात बताकर उसके मुंह पर थूक दिया था। लेकिन फिर एक दिन जब दर्द सहने की सारी हदें पार हो गईं, तो उस अंधेरे कमरे में बैठे बैठे राहुल के मन में एक चिंगारी भड़की। उसने खुद से एक सवाल पूछा कि जिस लड़की की कोई औकात नहीं थी, जिसे उसने अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखाकर एक बद्धा अफसर बना दिया, तो वह राहुल, जो खुद हमेशा से एक होनहार छात्र रहा था, अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता? इसी एक विचार ने उसके अंदर सोए हुए उस शेर को जगा दिया और उसने कसम खाई कि अब वह अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाएगा और उस बेवफा इंसान से और इस जालिम समाज से अपना बदला कोई खून खराबा करके नहीं, बल्कि अपनी कलम और अपनी सफलता की उस भयानक दहाड़ से लेगा जिसकी गूंज से उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। राहुल ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। उसने फिर से अपनी उस सफाई कर्मचारी की नौकरी पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके हाथों में झाड़ू के साथ साथ हमेशा एक किताब होती थी और उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसा जुनून सुलग रहा था जो किसी भी पहाड़दाच को पिघलाने की ताकत रखता था। सुबह की कठिन ड्यूटी के बाद जब बाकी लोग आराम करते थे, तब राहुल अपने उस छोटे से कमरे में खुद को बंद कर लेता और लगातार 15-15 घंटे तक बिना थके, बिना रुके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता रहता। उसने अपने आप को बाहरी दुनिया, सोशल मीडिया, रिश्तेदारों और हर तरह के भावनात्मक लगाव से पूरी तरह से काट लिया था। वह अब एक ऐसे सन्यासी की तरह जीवन जी रहा था जिसकी तपस्या का एकमात्र लक्ष्य उस यूपीएससी रूपी पहाड़ का सीना चीरकर सबसे ऊपर अपना झंडा गाड़ना था। ये 2 साल उसकी जिंदगी के सबसे अमानवीय और कठोर साल थे, जहां न उसे भूख लगती थी, न प्यास का एहसास होता था। बस उसके दिमाग में हर पल नेहा के वो चुभते हुए शब्द और उस एसपी का वो घमंडी चेहरा घूमता रहता था, जो उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देता था। उसकी किताबें पसीने से भीग जाती थीं, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई रहती थीं, लेकिन उसने एक बार भी हार मानने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह जानता था कि अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है और उसकी यह लड़ाई सिर्फ एक नौकरी पाने की नहीं, बल्कि अपने उस स्वाभिमान को वापस छीनने की है जिसे सरेआम सड्डाचकों पर रौंद दिया गया था। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला वह गौरवशाली दिन आ ही गया, जब यूपीएससी ने अपने अंतिम और सबसे प्रतिष्ठित परिणाम की घोषणा की, जिसका इंतजार पूरे देश के लाखों युवा अपनी सांसें थाम कर रहे होते हैं। जैसे ही राहुल ने इंटरनेट कैफे में कांपते हुए हाथों से अपना रोल नंबर टाइप करके एंटर का बटन दबाया, स्क्रीन पर एक ऐसा परिणाम फ्लैश हुआ जिसने पूरे प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक के प्रशासनिक और मीडिया जगत में भूचाल ला दिया। राहुल, वह लाडीडीएच का जो कुछ दिन पहले तक शहर की गंदी नालियां साफ करता था, उसने भारत की सबसे कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 AIR1 हासिल कर ली थी। यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चमत्कार था जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मीडिया के कैमरे, माइक और बड्ढे पत्रकारों की गाड़ियां उस तंग और बदबूदार गली में राहुल के उस छोटे से कमरे के बाहर लाइन लगाकर खद्दी हो गईं।
कल तक जो लोग राहुल को एक जमादार कहकर उससे दूर भागते थे और उसे हीन भावना से देखते थे, वे आज उसे फूल मालाएं पहनाने और उसके साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए पागलों की तरह एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। राहुल की वह शांत और गंभीर मुस्कान उन सभी तानों और गालियों का सबसे क्रूर और सटीक जवाब थी। उसने दुनिया को यह दिखा दिया था कि इंसान का वजूद उसके कपड़े या उसके काम से नहीं, बल्कि उसके दिमाग की ताकत और उसके उस मजबूत इरादे से तय होता है जिसे कोई भी परिस्थिति या कोई भी बेवफाई कभी हरा नहीं सकती। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में अपनी कठोर और प्रतिष्ठित ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किस्मत ने एक बार फिर से अपनी उसी बिसात पर मोहरे सजाए जहां से इस खौफनाक और दर्दनाक खेल की शुरुआत हुई थी। सरकार ने राहुल को उसकी बेहतरीन काबिलियत को देखते हुए उसी प्रयागराज जिले का जिलाधिकारी डीएम बनाकर भेज दिया। यह वही शहर था जहां की सड़दहचकों पर उसने झाड़दाहू लगाई थी, यह वही शहर था जहां उसे प्यार में धोखा मिला था, और यह वही शहर था जहां अब वह एक ऐसे बेताज बादशाह के रूप में लौट रहा था जिसके एक हस्ताक्षर से पूरे जिले की व्यवस्था हिल सकती थी। जब डीएम के रूप में राहुल का काफिला शहर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर देने और उसके स्वागत में सिर झुकाकर खड़ीडीडीए होने वालों में जिले के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उस लंबी लाइन में अपनी नजरें झुकाए, पसीने से तरबतर और खौफ से कांपती हुई एसडीएम नेहा और उसका वह प्रेमी एसपी भी खड़ीडीडीए थे, जिनके पैरों के नीचे से अब पूरी तरह से जमीन गायब हो चुकी थी। जब राहुल अपनी उस चमकदार गाढ़ी से नीचे उतरा और अपनी उस कड़कती हुई नीली सूट में एक राजा की तरह चलकर उन अधिकारियों की लाइन के सामने से गुजरा, तो पूरे माहौल में एक ऐसी खौफनाक और भारी शांति छा गई थी मानो वहां मौजूद हर किसी की सांसें कुछ पल के लिए रुक गई हों। यह राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मीठा और सबसे ऐतिहासिक क्षण था। डीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद जब राहुल अपने उस विशाल और आलीशान चैम्बर में अपनी कुर्सी पर बैठा तो प्रोटोकॉल के तहत जिले के सभी अधिकारियों को एक एक करके उससे मिलकर उसे रिपोर्ट करनी थी, जिसमें एसडीएम नेहा और जिले के एएसपी का नाम भी शामिल था। जब नेहा कांपते हुए कदमों से उस चैम्बर के अंदर दाखिल हुई तो उसके सामने ठीक उसी कुर्सी पर वह शख्स बैठा था जिसे उसने नाले की बदबू कहकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। आज उसी शख्स की उस एक कुर्सी के सामने नेहा का सारा अहंकार, उसका सारा रुतबा और उसकी पूरी हैसियत एक तिनके के समान नजर आ रही थी। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने उस एएसपी के साथ मिलकर अपने नए डीएम के सामने अपने दोनों घुटने टेक दिए, हाथ जोड़कर अपने उस जघन्य अपराध की माफी मांगने लगी और गिद्धाने लगी कि वह अब भी राहुल से प्यार करती है और उसके पास वापस आना चाहती है। लेकिन राहुल के चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई प्यार। उसने एक बेहद ठंडी, सधी हुई और खौफनाक पेशेवर आवाज में नेहा से कहा कि एक डीएम के चैम्बर में निजी रिश्तों और झूठे आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं है, और उसने अपने पीए को बुलाकर नेहा को बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। वह बिना कुछ ज्यादा कहे ही नेहा को वह घाव दे चुका था जो किसी भी तलवार या गोली के वार से 1000 गुना ज्यादा गहरा और जानलेवा था। उसने नेहा को यह एहसास करा दिया था कि अब वह उसकी जिंदगी तो दूर, उसके पैरों की उस धूल के बराबर भी नहीं है जिसे वह कभी साफ किया करता था। कहते हैं कि इंसान जब अपने चरम अहंकार में अंधा होकर दूसरों को बर्बाद करता है तो प्रकृति और कर्मों का चक्र अपने सबसे भयानक रूप में उसे उसकी असली जगह जरूर दिखाता है, और नेहा के साथ भी अब ठीक वैसा ही होने वाला था। जिस एसपी के रुतबे और ताकत के नशे में नेहा ने अपने उस सच्चे पति को छोड़ा था, उस एसपी की जिंदगी में भी एक भयानक तूफान तब आ गया जब उसकी पहली पत्नी ने अदालत में उसके खिलाफ चल रहे उस केस को पूरी मजबूती के साथ जीत लिया। कोर्ट ने एसपी को सख्त आदेश दिया और साथ ही पुलिस विभाग ने भी उस पर विभागीय कार्रवाई करने की धमकी दी कि यदि उसने अपनी पहली पत्नी को उसका हक नहीं दिया और इस अवैध अफेयर को नहीं छोड़ा तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। रुतबे और नौकरी के चले जाने के इसी भयानक डर से उस कायर एसपी ने बिना एक पल सोचे नेहा को उसी तरह से एक दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया
और वापस अपनी पहली पत्नी की शरण में चला गया और जल्द ही उसका ट्रांसफर एक बहुत ही पिछड़े और दूर दराज के इलाके में कर दिया गया। अब एसडीएम नेहा इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली, बेसहारा और समाज की नजरों में एक चरित्रहीन महिला बनकर रह गई थी। उसके पास न तो राहुल का वह सच्चा और निस्वार्थ प्यार बचा था और न ही उस एसपी का वह झूठा रुतबा, और अब वह हर रात अपने उसी बंगले में अपने अकेलेपन और अपनी उस घटिया करतूत पर सिर पीट पीट कर रोने के लिए श्रापित हो चुकी थी। कई महीने इसी घुटन और अकेलेपन में बीत गए। नेहा डिप्रेशन में जा चुकी थी और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने कई बार आत्महत्या करने तक का मन बना लिया था, क्योंकि वह राहुल का सामना करने और खुद की नजरों में गिर चुकी उस शर्मिंदगी को अब और नहीं सह पा रही थी। उधर राहुल भले ही बाहर से एक अत्यंत कठोर, सख्त और उसूलों वाला जिला अधिकारी नजर आता था, जिसने अपनी बेवफा पत्नी को उसकी सही जगह दिखा दी थी, लेकिन इंसानियत और उस सच्चे प्यार का वह छोटा सा कोना आज भी उसके दिल में कहीं न कहीं जिंदा था, जो उस पुराने 8/8 के कमरे में कभी धड़धकता था। वह हर रोज प्रशासनिक बैठकों में नेहा के उस बुझे हुए चेहरे, उसकी सूजी हुई आंखों और उसके उस पछतावे को देखता था, और कहीं न कहीं एक पति के रूप में उसका वह विशाल हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की को उसने कभी अपने खून से सींचा था, वह आज इस तरह तिल तिल कर खत्म हो जाए। आखिरकार समय की मलहम ने राहुल के उन गहरे घावों को कुछ हद तक भर ही दिया। उसने यह महसूस किया कि नेहा को उसके कर्मों की सबसे बड़ी और भयानक सजा मिल चुकी है, और अब इस नफरत की आग को हमेशा के लिए शांत कर देना ही एक सच्चे और महान इंसान की असली पहचान है। एक शाम राहुल ने अपने सारे प्रोटोकॉल और अहंकार को किनारे रखते हुए नेहा को अपने आवास पर बुलाया, और जब नेहा उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, तो राहुल ने उसे अपने हाथों से उठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे हमेशा के लिए माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने फिर से पूरे विधि विधान से शादी कर ली और अतीत की उन सभी कड़ी डिड्डीवी और काली यादों को भुलाकर एक नई, सच्ची और बेहद खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की।